टांगा जाएगा, अगर संविधान नहीं रहेगा तो आपके भी गले में टांगा जाएगा, हमारे भी कमर में खगड़ा बांधा जाएगा, आपके भी कमर में झाड़ू बांधा जाएगा। फिर से वो दौर आ जाएगा जब हमारी बहन और बेटियों की डोली भी सुरक्षित नहीं रह जाएगी। ये बात आपको समझना होगा। दलित के नेता हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा में बैठे हुए चिराग पासवान जी को भी समझ में नहीं आ रहा है। वो तो कभी कभी आरक्षण विरोधी बातें करने लगते हैं। चिराग पासवान जी भाजपा में क्यों बैठे हुए हैं, जो भाजपा कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है? ये चीज हम और आप जो सम्मानित जो जनता है, जो लोकतंत्र में मालिक का स्थान रखते हैं, इसी संविधान के चलते, इसी संविधान के द्वारा उनको मालिक बनाया गया है। आज वो लोग इनसे सवाल पूछेंगे ना, मैं पूछना चाहता हूं बड़े भाई साहब से, आप बताइए हमारे मसीहा को अपमानित किया गया, हमारे मसीहा रामविलास पासवान जी के फोटो को भाजपा वाले लोग रोड पे फेंक दिए थे दिल्ली में, क्यों आपने अपमान बर्दाश्त किया? उसके तो और वंचितों को जो सम्मान कहीं ना कहीं मिलता था, जो आरक्षण मिलता था, आरक्षण खत्म करने की बात कही जा रही है। एक बात संतोष जी देखा जा रहा था, अभी हाल का ही एक खबर था, एक दलित लड़का घोड़ी पे बैठता है तो ब्राह्मण समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग उसको कहीं ना कहीं ट्रोल करते हैं, घोड़ी से उतार देते हैं, कहीं ना कहीं मारते पीटते उसको है। हम बता तो रहे हैं कि जैसे ये जो सामंती जो लोग हैं, ये जो मनुवादी जो लोग हैं, ये लोग हमें से बहुजनों को सताए हैं। और ये जो बात है, अब जो दौर है, अब संविधान बचाने की दौर है, क्योंकि आपको पता है कि जिस प्रकार से संविधान के साथ खेल किया जा रहा है, जिस प्रकार के साथ आप देख रहे हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम चीजें जो है, आपका इलेक्शन कमीशन, सब कुछ जो है वो एनडीए का एक अलायंस बनता जा रहा है। वही तो कह रहा हूं, लालू प्रसाद यादव जी लड़ाई लड़ते लड़ते आज बुजुर्ग अवस्था में आ गए। आज उनको भगवान की तरह पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? कारण है उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। बिल्कुल कभी भी ध्यान से कभी समझौता नहीं किया। जरा ध्यान से सुनिएगा, बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान बदलने की बात की जा रही है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े। और भाजपा को इसलिए कहीं ना कहीं संविधान विरोधी कहा जाता है। अभी हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी हैं, इनसे ही पूछते हैं कैसा लग रहा है इनको जब संविधान बदलने की बात की जा रही है। संतोष जी, बहुत स्वागत आपका है। जी शुक्रिया। कैसा लग रहा है संविधान बदलने की बात की जा रही है? जैसा आप तकलीफ झेल रहे हैं ना, वैसा ही हम भी महसूस कर रहे हैं। मेरे सामने अनंत हेगड़े को लेकर के चले आइए, उसके बाद हम बताएंगे हमें कैसा महसूस हो रहा है। उसके बाद हम बताएंगे। भाजपा को हमेशा संविधान विरोधी कहा जाता है, आज उन्होंने प्रूफ कर दिया कि हाँ, बात कहीं ना कहीं सही उसमें है। आज ही प्रूफ नहीं किया, सिंगोल क्या था? पार्लियामेंट में सिंगोल को स्थापित करना, ये कौन सी उद्देश्य थी? ये किसका प्रतीक था? सिंगोल किसका प्रतीक है? राजतंत्र की प्रतीक है। हमारे लोकतांत्रिक देश में फिर राजतंत्र के राजदंड को पार्लियामेंट में क्यों स्थापित किया गया? क्यों स्थापित किया गया? क्या भाजपा जवाब देगी इसका? देगी जवाब? भाजपा है उसके पास जवाब? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय उस समय भी संविधान के ऊपर कटाक्ष किए थे, संविधान बदलने के उस समय ये बात किए थे। कौन अधिकार दिया? मतलब जो प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार है विवेक देवराय, वो पहले भी संविधान बदलने की बात कह रहे थे। बिल्कुल आज के साल भर पहले की बात है। आज के साल भर पहले की बात है कि हर पल कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात चल रहा है कि संविधान को बदल ही देना है। जैसे प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी जी का तीसरा टर्म, और तीसरे टर्म में आप ध्यान से जब देखेंगे, तीनों टर्म को आप जब देखेंगे, अब तक 2 टर्म बीत गया, तीसरा टर्म अगर आते हैं तो क्या हो जाएगा ये आप समझिए। 2 टर्म, पहली टर्म 2014 से 19, आर्थिक रूप से जो शोषित समाज, जो वंचित समाज हैं, इनके लोगों को, इनके बच्चों को बिल्कुल रोड पे खड़ा कर दिया। पहले नौकरी मिलती थी, वो हमारा एक साधन था, जीविका का साधन था, जो हमारे बच्चे पढ़ते थे, उनको कहीं ना कहीं जब नौकरी होती थी तो आर्थिक रूप से एक सहयोग मिलता था, और हम लोग अपने आगे जो आने वाले जो जनरेशन थे, हम लोग उनको कुछ शिक्षा दे पाते थे। 2014 से 19 तक क्या हुआ? नौकरी को बंद कर दिया गया। आज तक बंद है, बंद कर दिया गया ना। स्टूडेंट लोग रोड पे भटक रहे हैं, लोग पकौड़ा छानने के लिए बोल दिया गया लोगों को। और अपने लोगों को भाजपा वाले क्या बोलते हैं? जर्मनी भेजते हैं, फ्रांस भेजते हैं पढ़ने के लिए। ये बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में तमाम लोग जब यूक्रेन से लौट रहे थे तो सिर्फ तिरंगा दिखाया और गेट खुल जा रहा था। मैं पूछता हूं, यूक्रेन जाने वाले लोग कौन थे? मैं आपसे पूछता हूं, यूक्रेन जाने वाले क्या हमारे गरीब भाई थे? यूक्रेन जाने की क्षमता कौन रखते हैं? जिनके पास पैसा है, वो हमारे लोग थे क्या? आप अपने बच्चों के लिए वो सुविधा किए ना, हमारे बच्चों के लिए आपने क्या किया? क्या हॉस्पिटल की सुविधा अच्छी हुई? क्या विद्यालय की सुविधा अच्छी हुई? नहीं हुई। तो फर्स्ट फेज में इनका जो था
वो हमारे परिवार को आर्थिक रूप से कमजोर किया करने गया, का था। आर्थिक रूप से कमजोर किया गया। सेकंड फेज क्या था संतोष जी? और सेकंड फेज में सामाजिक रूप से हमारे लोगों को तिल तिल करके तोड़ा गया, बांटा गया, बंटवारा हुआ, हमारे घर में बंटवारा हुआ, हमारे अपने ही लोगों को तोड़ दिया गया। जाति पाति धर्म के नाम पे लोगों को, मंदिर मस्जिद के नाम पे लोगों को तोड़ा गया। हमारे लोगों के सर पे पेशाब किया गया इन मनुवादियों के द्वारा, इन आरएसएस वालों के द्वारा। हम लोग वो बर्दाश्त करते रहे। बेटियों के साथ गैंग रेप किया गया और रेपिस्टों को रिहा कर दिया गया, बेटियों को नंगा परेड कराया गया। न्याय होते रहा और बीजेपी वाले देखते रहे और करवाते रहे बीजेपी वाले। नहीं, सबसे बड़ी बात है हम लोग देखते रहे ना, हम लोग देखते रहे, वरना बीजेपी की क्या औकात है बीजेपी की, क्या औकात है बीजेपी की जो अन्याय कर देगा हम लोग पे? हम लोग देखते रह गए। हम लोग में गलती है कहीं ना कहीं, हम लोग एकजुट नहीं हो पाए। एक घटना और अभी पहले थर्ड टर्म के बारे में थोड़ा बता दीजिए संतोष जी। थर्ड टर्म यही था ना, थर्ड टर्म तो मोदी जी तो पार्लियामेंट से बोले ना कि बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। बहुत बड़ा फैसला क्या लीजिएगा? संविधान बदलने की। वही अब उनका तो आ रहा है ना, स्पष्ट आ रहा है ना डिसीजन। उनके आर्थिक सलाहकार बोल रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं। ये क्या है? कहीं ना कहीं पेट की बात कहीं ना कहीं आज सामने आई है, और तब जाकर के आप भी चिंतित हैं, हम भी चिंतित हैं। दलितों और वंचितों को जो सम्मान कहीं ना कहीं मिलता था, जो आरक्षण मिलता था, आरक्षण खत्म करने की बात कही जा रही है। एक बात संतोष जी देखा जा रहा था, अभी हाल का ही एक खबर था, एक दलित लड़का घोड़ी पे बैठता है तो ब्राह्मण समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग उसको कहीं ना कहीं ट्रोल करते हैं, घोड़ी से उतार देते हैं, कहीं ना कहीं मारते पीटते उसको है। हम बता तो रहे हैं कि जैसे ये जो सामंती जो लोग हैं, ये जो मनुवादी जो लोग हैं, ये लोग हमेशा बहुजनों को सताए हैं और अभी भी ये लोग सताने का प्रयास करते रहते हैं हमेशा। कभी आज की बात नहीं है, यही तो लड़ाई हमारे। क्या घोड़ा पे बैठने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, राजपूत को है? हम वही तो कह रहे हैं कि ये लड़ाई आपको लड़नी होगी। आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने ये लड़ाई लड़ी है, ये लड़ाई लड़ी गई है। आज हम लोग शिथिल पड़ रहे हैं, आज हम लोग जगदेव बाबू को भूल गए, उनके सिद्धांत को, उनके प्रेरणा को भूल गए। आज हम लोग मान्यवर कांसीराम जी को भूल गए, आज हम लोग अब्दुल हमीद जी को भूल गए, आज हम लोग रानी लक्ष्मीबाई जी को भूल गए, आज हम लोग जयप्रकाश नारायण जी को भूल गए, सरदार भगत सिंह जी को भूल गए, आज हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी को भूल गए, आज हम लोग लालू प्रसाद यादव जी को भूल रहे हैं। तो यह गलत बात है। अगर इन महापुरुषों को भूलते रहेंगे तो हमें कल इसका परिणाम भुगतना होगा, और वो आज भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, अगर नहीं सजग होंगे तो ये परिणाम 2024 के बाद कम से कम 4000 साल तक देश गुलाम हो जाएगा। ये भाजपाई लोग इसका ताना बाना बुन चुके हैं। लेकिन जो दलित समाज के जो लोग हैं वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को? वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? इसलिए क्योंकि आज हमारे दलित समाज के जो मेरे परिवार है, मेरे भाई हैं, उनको तोड़ दिया गया है। उनके नेताओं को आज उनकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न कर दी गई है। कल रामविलास पासवान जी, श्रद्धेय जो हमारे गार्जियन हैं, कल वो लड़ाई लड़ते थे। उन्होंने बहुत सारी बातें पार्लियामेंट में कही है जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप ये बताइए आज स्थिति क्या है? गार्जियन है जीतनराम मांझी जी, आदरणीय मेरे गार्जियन तुल्य है। वो जब मुख्यमंत्री थे, बतौर मुख्यमंत्री वो जब गए थे दल सिंह सराय में दुर्गा प्रतिमा को पूजा किए, उसके बाद यही सामंतियों ने, यही मनुवादियों ने, यही संविधान विरोधी ताकतों ने क्या किया? इनके पूजा करने के पश्चात उस प्रतिमा को गंगा जल से धो करके इनका अपमान किया। तो समझ में क्यों नहीं आ रहा पहले? हम वही तो कर रहे हैं कि क्यों चुप है? दलित के नेता है जो कहीं ना कहीं भाजपा में बैठे हुए चिराग पासवान जी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा संविधान बदल जा रहा है। हम तो वही कर रहे हैं। वो तो कभी कभी आरक्षण विरोधी बात करने लगते हैं। वो तो कभी कभी आरक्षण विरोधी बातें करने लगते हैं। चिराग पासवान जी भाजपा में क्यों बैठे हुए हैं जो भाजपा कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है? ये चीज हम और आप जो सम्मानित जो जनता है, जो लोकतंत्र में मालिक का स्थान रखते हैं, इसी संविधान के चलते, इसी संविधान के द्वारा उनको मालिक बनाया गया है। आज वो लोग इनसे सवाल पूछेंगे ना। मैं पूछना चाहता हूं बड़े भाई साहब से, आप बताइए हमारे मसीहा को अपमानित किया गया। हमारे मसीहा रामविलास पासवान जी के फोटो को भाजपा वाले लोग रोड पे फेंक दिए थे दिल्ली में। क्यों आपने अपमान बर्दाश्त किया? उसके बाद भी भाजपा में बैठे हुए हैं। क्यों आपने बर्दाश्त किया? क्यों आप हनुमान बने हुए हो? बताओ। आप तो बड़े भाई, आप हमारे हैं, मैं आपसे पूछ सकता हूं, बताओ। आप अपने लोगों का हनुमान क्यों नहीं बने? आप संविधान का हनुमान क्यों नहीं बने? कब बनेंगे आप संविधान का हनुमान? संविधान पे हमारे खतरा है।
बहुत सारे चुप हैं पासवान, आप? एक मिनट, बहुत सारे पासवान जाति के लोग क्योंकि वो दलित आते हैं, फिर भी क्योंकि चिराग पासवान जी भाजपा में, तो भाजपा को सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं वही तो कह रहा हूं, लालू प्रसाद यादव जी लड़ाई लड़ते लड़ते आज बुजुर्ग अवस्था में आ गए। आज उनको भगवान की तरफ पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? कारण है उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी इस सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया। वो भी चाहते तो बीजेपी के साथ मिल करके बहुत कुछ कर सकते थे वो भी, आए बताइए। लेकिन वो बुजुर्ग अवस्था में भी पूरी जवानी जेल में बिताए। बुजुर्ग अवस्था में किडनी ट्रांसप्लांट होने के बावजूद जन विश्वास महारैली में गए और लोगों को संबोधित किया, लोगों को बताया कि एकजुट हो जाओ सब लोग। ये जो बात है, अब जो दौर है, अब संविधान बचाने की दौर है। क्योंकि आपको पता है कि जिस प्रकार से संविधान के साथ खेल किया जा रहा है, जिस प्रकार के साथ आप देख रहे हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम चीजें जो है, आपका इलेक्शन कमीशन, सब कुछ जो है वो एनडीए का एक अलायंस बनता जा रहा है। फिर कौन लड़ाई लड़ेगा? कौन? कब तक डीवाई चंद्रचूड़ आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे? डीवाई चंद्रचूड़ को भी कहीं ना कहीं ये लोग संटिंग पोस्ट में डालने की जुगत में लगा हुआ है। तो ये हम लोगों को जगना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं जगेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद 4000 साल तक आप गुलामी झेलने के लिए फिर से तैयार रहिए। क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम में आपकी कोई जगह नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम में आपके लिए जगह बना है क्या? पत्रकारिता सेक्टर में आपके लिए जगह बना है क्या? ब्यूरोक्रेसी अब रह गया क्या? आप बताइए ना, कहां आप हैं? दलितों को कब समझ में आएगा संतोष जी? कैसे समझाइएगा दलितों को? आप समझाइएगा कैसे? मैं वही चीज, आप मेरे भाई हैं, आप इसी को समझिए। हमारी आपकी लड़ाई अपने घर में हम लोग कर लेंगे, लेकिन कभी भी जब बाहरी आक्रमण हो, जब घर पे बाहरी आक्रमण हो, तो एकजुट होकर के उस बाहरी आक्रमण को निस्तनाबूद कर देना है। और हमारा घर संविधान है। संविधान के वजह से हम बोल रहे हैं, संविधान के वजह से हम बैठे हुए हैं। तो बोलती बंद हो जाएगा। बिल्कुल, जो कहीं ना कहीं कह जाएगा आपके गले में, कहीं ना कहीं जो क्या बोल रहे थे, मटका। बिल्कुल मटका, घटका हमारे गले में भी टांगा जाएगा। अगर संविधान नहीं रहेगा तो आपके भी गले में टांगा जाएगा, हमारे भी कमर में खगड़ा बांधा जाएगा, आपके भी कमर में झाड़ू बांधा जाएगा। फिर से वो दौर आ जाएगा जब हमारी बहन और बेटियों की डोली भी सुरक्षित नहीं रह जाएगी। ये बात आपको समझना होगा, ये बात समझना होगा। बात सावित्रीबाई फुले को याद करना होगा। आपको ज्योतिबा फुले को पढ़ना होगा। नहीं पढ़िएगा तो आज से आपका भविष्य खतरे में है। अगर संविधान नहीं तो फिर ये जीवन भी नहीं, ये जीवन फिर सुरक्षित नहीं है। संतोष जी, अगर एक बात कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाबा साहब का जो मेहनत है, वो मेहनत कहीं ना कहीं पानी में चला जाएगा। अगर हमारा संविधान बदल गया ना, शायद हमारा बोलने का अधिकार भी कहीं ना कहीं छीन लिया जाएगा।